नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और बीडीओ बीपीडीओ फॉरेस्ट गार्ड जैसी कई सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो देखो, बहुत मेहनत से हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेट करते हैं। और आप देखिए, आज ऑफलाइन मोड में इस पेपर में आज जो है 78 79 के आसपास स्कोर रहा है। आप देखिए आपका कितना स्कोर बनता है। अगर आप जो है इसमें 70 के आसपास हैं, 70 प्लस हैं, तो बहुत बढ़िया तैयारी आपकी है। तो चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने है, कवि तैला गाम कवि सीला धाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 4 विकल्प ये आपके सामने हैं, देखिए आराम से। अलग अलग जगह निवास करना, 4 दिन सुख और 4 दिन दुख, आगे पीछे करते रहना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कभी तैलागाम, कभी सिलाधाम। ठीक है जी। मतलब कहीं पर गाम जो है बहुत तेज है और कहीं पर घाम है ही नहीं है। यानी कभी जो है धूप बहुत तेज है और कभी धूप है ही नहीं है। तो यानी 4 दिन का जो है सुख है और 4 दिन का क्या है, दुख है। तो जिन्होंने पहले का बी करा हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, रचना और रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है। दीपशिखा, दीपशिखा किसकी है। आगे पंत लिखा हुआ है, क्या ये सही है, मिलान करिए। और राम की शक्ति पूजा के आगे निराला, शिव शंभु बालकृष्ण बाल मुकुंद गुप्त, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, अशोक का फूल जो लिखा हुआ है, एक निबंध है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बिल्कुल सही है। अशोक का फूल किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शिव शंभु का जो चीट है, ये बाल मुकुंद गुप्त का है। और राम की शक्ति पूजा तो बड़ी खास है, निराला जी की है। और दीपशिखा नाम की जो रचना है, ये सुमित्रानंद पंत की न होकर के ये किसकी है, महादेवी वर्मा की। तो याद रखना, दीपशिखा नाम की जो रचना है, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की, न कि पंत की। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, विषम संयोजन बताना था, तो हमारा पहला वाला आंसर ये बिल्कुल सही होगा। तो पहला वाला दूसरे का पहला वाला है। आगे देखो अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा, तनि बल चौमासी जर तनि सिनी खांदा घर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ठीक है जी। तनि बल चौमासी जर, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे बारिश का टाइम रहता है, चौमास जब आता है, बारिश वाला जो मौसम रहता है, तनि बल चौमासी जर, मतलब चौमास में जो जर आता है, बुखार आता है। जैसे चौमास आता है तो उसमें बुखार आता है। ठीक है जी। तनि बल चौमासी जर तनि सिनी खांदा घर। ठीक है जी। तो एक प्रकार से देखो, तनि सिनी खांदा घर। ठीक है, एक तो बुखार है चौमास का, और एक जो है सिनी खांदा, मतलब घर में जो है उसके लिए कोई मतलब बहुत अच्छा कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखेंगे गढ़वाली का अर्थ क्या है, हमेशा बीमारी के दुख से घिरे रहना, पर्यन साकार न होना, और 2 दिन के सुख के बाद 4 दिन दुख, 4 दिन का दुख, और संकटग्रस्त के साथ अभावग्रस्त भी होना। मतलब एक तरफ तो बुखार आ रहा है और दूसरी तरफ उसके लिए जो एक प्रकार से उसके लिए जो है, जो एक पौष्टिक आहार चाहिए, जो जिससे वो ठीक हो सके, वो नहीं है। तो एक तरफ तो संकट आया है, बुखार आया है, ठीक है जी, संकटग्रस्त है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है अभाव है, चीजों का अभाव है। तो संकटग्रस्त के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये रहा, भाषा का आदर्श रूप निम्नलिखित में से कहाँ नहीं प्रयुक्त होता है। बोलचाल में, शासन प्रशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में, या पत्र पत्रिकाओं में भाषा के आदर्श रूप कहाँ नहीं देखे जाते हैं। तो सामान्यतः हमारा जो आंसर होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए। बोलचाल, जब हम कोई बोलचाल में कोई भाषा प्रयोग करते हैं, तो इसमें आदर्श रूप नहीं मिलता है। आदर्श रूप शासन प्रशासन की भाषा में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, या पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में प्रयोग होने वाली भाषा से है। ठीक है, तो कहाँ नहीं प्रयुक्त होता है, ए वाला पहला वाला सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न ये रहा, पांचवा प्रश्न,
चौथा और पांचवा एक जैसे रिपीट हो गए। तो चलो आगे देखो छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बी है पल्लव पंत की रचना है, और सी है लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो इसमें देखो, इसमें बताना है कि कौन सी बात इसमें जो है असत्य है, सही नहीं है, जो गलत कौन सी बात है, असत्य का चुनाव करना है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि यानी प्रकृति का चेतेरा कवि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पल्लव पंत की रचना है, जो पल्लव बड़ी फेमस है, ठीक है जी, और लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये है पंत, ये भारतीय युग का कवि न होकर के ये पंत जी जो छायावाद के स्तंभों में, चार स्तंभों में एक आते हैं, तो ये छायावादी कवि हैं। ये तो छायावादी कवि में है, छायावाद में आते हैं, न कि भारतीय युग में आते हैं। तो छठे का हमारा जो है डी वाला आंसर होगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखो बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है यहाँ पर ये अब्र होना था, इसे अब्र, दूसरा है जीमूत, तीसरा है वारिद, और चौथा है मरकट। तो देखो अब्र भी बादल का पर्यायवाची है, जीमूत भी है, ये जो तीनों हैं ये तीनों बादल के पर्यायवाची ही हैं। जबकि ये मरकट है, ये बंदर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का पर्यायवाची है। तो सातवां का डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो आठवां प्रश्न, भई गति सांप छुचुंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सांप और छुचुंदर जैसा होना, सांप का छुचुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भाई गति सांप छुचुंदर केरी लोकोक्ति का जो सही अर्थ है यह है दुविधा में पड़ जाना। क्या होगा आंसर? सी वाला होगा आठवां का, दुविधा में पड़ जाना, यानी भाई गति सांप छुचुंदर केरी। ठीक है, आठवां का सी वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए यहाँ पे साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, कौन सा वचन होगा? एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, वैसे तो देखो साधु देखो है ना, एक आदमी ही है, तो होना ये चाहिए था कि एक वचन है। ठीक है जी, क्योंकि अगर एक संख्या हो, अगर संख्या एक है तो एक वचन, और अगर संख्या एक से ज्यादा है तो क्या होना? बहुवचन। लेकिन यहाँ साधु आ रहे हैं, जबकि साधु एक है लेकिन आ रहे हैं, आप देखो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहा नहीं बोल रहे, आ रहे बोल रहे हैं। तो ऐसे में जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अगर संख्या एक है तो एक वचन है, और एक से ज्यादा संख्या है तो बहुवचन हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो ही होते हैं, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? तीन वचन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक होते हुए भी आदरणीय व्यक्ति हैं, तो फिर आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा है ना, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, इस प्रकार से बोला हमने। तो पिताजी तो एक ही है, लेकिन एक रिस्पेक्टिव जो पर्सन होता है, एक सम्माननीय जो व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा एक होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुवचन। पिताजी भी बहुवचन है, साधु भी बहुवचन है, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, तो तुलसीदास भी यहाँ पर जो है बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो आदरणीय व्यक्ति के संबंध में बहुवचन प्रयोग में आता है। आगे देखो 10वां प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद और शकुंद। तो इनमें से देखो ये सब जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं, खग, शकुनी, शकुंद। यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? शकुंद। शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है। आगे देखो 11वां प्रश्न ये रहा, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ब्रह्मी, खरोष्टी, देवनागरी और कुटिल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब जौनसारी भाषा की लिपि अगर पूछता है तो अगर देवनागरी है तो ये देवनागरी हमारा आंसर है। लेकिन जौनसारी की एक और लिपि भी है, अपनी लिपि, उसे बोलते हैं बगोई लिपि। बगोई लिपि, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बगोई लिपि आंसर आया, और जब बगोई लिपि आंसर नहीं होता है, ऑप्शन में नहीं होता है, तो देवनागरी लिपि इसका आंसर आता है। तो दोनों बात याद रखिए आप, जौनसारी भाषा की लिपि बगोई भी है और दूसरी हम यहाँ पर देवनागरी भी करते हैं, क्योंकि जौनसारी भी गढ़वाल के अंतर्गत गढ़वाली की
है ना, गढ़वाली बोली के अंदर आती है। गढ़वाल का ही एक हिस्सा है, गढ़वाल में ही बोली जाती है। ठीक है जी, जौनसार क्षेत्र में। तो जौनसार बगोई, और अगर बगोई नहीं है तो देवनागरी इसका आंसर आता है। 12वां देखो, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता जी? किसका बोध नहीं होता है? पद का बोध, ठीक है जी, पक्षी के नाम, पशुओं के नाम, आदमी का नाम। ठीक है जी, जितने भी पद का नाम होता है, जैसे पद, जैसे एग्जांपल के लिए हमने डॉक्टर बोला या फिर वकील बोला, ठीक है जी, वकील बोला, डॉक्टर बोला या वकील बोला, ठीक है जी, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अध्यापक, ठीक है, ये जो सारे पदों के नाम हैं, तो ये सब एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के नाम हैं। जैसे पक्षियों के नाम है ना, तोता है, कोयल है, ये सब एक प्रकार से क्या है, ये भी जातिवाचक हैं। पशुओं के नाम गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये भी सब जो है एक प्रकार से जो है, जैसे गाय बोल दिया, भैंस बोल दिया, ठीक है, ये भी सब एक प्रकार से क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आदमी का नाम जैसे सपोज करके जो है, मेरा नाम विजय है, तो ये एक आदमी का नाम है। ठीक है जी, तो एक प्रकार से आदमी का जो नाम होगा, ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आदमी का नाम अगर लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं है, तो किस में नहीं होगा, आदमी के नाम में। बाकी पद, पक्षी, पशुओं के जो नाम होंगे वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक हो गई। 13वां प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से देवनागरी अंक कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से रोमन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इनमें कौन सा होगा सही। अब देवनागरी लिपि का अंक कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जो है बी वाला ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। आयोग नई चीजें ढूंढने की कोशिश में रहता है, और सिंपल भी हो और नई भी हो तो ऐसे प्रश्न काम आ सकते हैं हमारे। 14वां प्रश्न देखो, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया, कामता प्रसाद गुरु ने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने, या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो नाम आएगा वो क्या आएगा, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है जी, खड़ी बोली के लिए जो कौरवी नाम दिया, ये किसके द्वारा दिया गया, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, आ रखा पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? सलानी, खसपरजिया, नागपुरिया, दसोलिया। सलानी, नागपुरिया, दसोलिया सब गढ़वाल में बोली जाती है। जो खसपरजिया है ये कहाँ बोली जाती है, कुमाऊं में। खसपरजिया कहाँ की एक बोली है, तो हम बोलेंगे कुमाऊं की, बाकी सारी ये गढ़वाल की है। आगे बढ़ते हैं। अगला 16वां प्रश्न ये रहा, कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? कई बार पेपर में आ रखा है। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सूरदास। खंजन नयन किसको बोलते हैं, सूरदास। अष्टछाप का जहाज किसको बोलते हैं, सूरदास। और वात्सल्य रस का सम्राट भी किसको बोलते हैं, सूरदास। भक्ति काल का एक कवि है। ठीक है जी, कृष्ण के एक परम भक्त माने जाते हैं। कृष्ण श्रेय शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में हम सूरदास जी को देखते हैं। इसी प्रकार से आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशासनिक भाषा होती है। क्या ये बात सही है कि जो राजभाषा है वो राष्ट्रभाषा की प्रशासनिक भाषा होती है? बी बोलता है कि राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित अशिक्षित सभी से होता है। सही बात है जी, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है ना। राजभाषा राष्ट्र की प्रशासनिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित और अशिक्षित, क्योंकि राष्ट्रभाषा शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो सभी बोलते हैं। और फिर आगे बोलता है कि राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी होती है। ठीक है जी, जैसे हिंदी देख लो आप, हिंदी हमारी राजभाषा है तो प्रशासनिक भाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, उसे शिक्षित अशिक्षित सभी बोलते हैं। ठीक है जी, अंतर इतना है कि राजभाषा का संविधान में उल्लेख है और राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है। राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है, ठीक होती है। भाग 17 के अंतर्गत आप देखते हैं राजभाषा के लिए अलग सा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 343 हम पढ़ते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये सारी जो ये तीन बातें हैं, ये तीन बातें तो सही हैं
और चौथी बात है राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी होती है, तो ये बात भी सही है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब सही है, यानी ए वाला विकल्प सभी कथन सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 18वां प्रश्न, दो स्वरों के योग से बनने वाले शब्द किस संधि का किस संधि का होता है? दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द बनने वाला शब्द किस संधि में होता है, या किस संधि का कौन सी संधि आंसर होगा? मतलब दो स्वरों के मेल से बनने वाली जो संधि होगी उसे क्या बोलेंगे? मतलब अगर दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो यहाँ पर भाई दो स्वर जब अगर आपस में मिलेंगे तो दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि तो होगी। ठीक है, स्वर संधि होगी, दो स्वर आपस में मिलने से स्वर संधि होती है। फिर स्वर संधि के अंदर पार्ट अलग अलग आते हैं, वो बात की बात है। निम्न कुमाऊनी हिंदी शब्दावली में से सुमेलित नहीं है। निम्न कुमाऊनी हिंदी शब्दावली में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? पहली बात बता रखी यहाँ पे कि खर्क जो है पशुओं का ऋतुकालीन मौसमी प्रवास होता है। ठीक है जी, ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों में पशुओं का जो ऋतुकालीन मौसमी प्रवास होता है उनको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? गढ़वाल या कुमाऊं में क्या बोलते हैं? खर्क बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? खर्क बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर घाटा दिया हुआ है, और इस घाटा का आगे लिखा हुआ है ऊंचा बर्फीला दर्रा। क्या दिया हुआ है? ऊंचा बर्फीला दर्रा। ठीक है जी, ये बात भी सही है। ठीक है जी, ये भी बात सही है। तीसरा दे रखा है सवाणी। सवाणी क्या होते हैं? चीड़ के जो वन होते हैं इनको सवाणी के नाम से जानते हैं। और चौथी बात है इसमें गलमो, वर्षा ऋतु का पानी। ये वर्षा ऋतु का पानी नहीं होता है, जहां पर हिमनद होता है। हिमनद हिमनद से जो पानी निकलता है नदी के रूप में, हिमनद से जो पानी निकलता है और जहां से नदी के रूप में बहता है उसको बोलते हैं हम गलमो। तो इसलिए ये बात गलत हो जाएगी, डी वाला हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे देखो अगला 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? सिराली है, कुलुई है, सलानी है, या गंगोली है? तो जैसे सिराली है, कुलुई है, गंगोला है या गंगोली है, ये सब कुमाऊं की है। सलानी इनमें से कैसी है? जो गढ़वाल में बोली जाती है। पेपर में कई बार आ भी रखा है कि सलानी कहाँ बोली जाती है, तो गढ़वाल में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है जो आंसर रहेगा 20वां का वो कौन सा रहेगा? सी वाला विकल्प सलानी है। ठीक है, तो ये गढ़वाल की है, बाकी कुमाऊं की है। आगे चलते हैं, ये हिंदी के 20 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। अगर आप ठीक है जी ठीक तैयारी में हैं तो आपके यहाँ पर करीब करीब जो है 16 से 17 प्रश्न आ जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने हिंदी ठीक से पढ़नी है तो 16 से 17 नंबर आपके आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदी में अगर आप 15 से नीचे स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन के चांस उतने ही कम हो जाते हैं, और 15 से ऊपर जितना आप बढ़ते हैं 16, 17, 18 सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कम से कम स्कोर ये रखिए कि 15 से ऊपर जो है हिंदी में आ जाए, कैसे भी हिंदी आ जाए, 15 से प्लस नंबर आ जाए। सरल आ गई तो फिर और ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो 15 का स्कोर कम से कम, मतलब 16, 17 अगर इस पेपर में आ रहे हैं, 16, 17, 18 तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न उत्तराखंड का है। 2025-26 का जो बजट है ना, 2025-26 का जो बजटीय अनुमान है उसके आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है? अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड का जो है ये पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देखो, स्वयं की कर राजस्व से, केंद्रीय करों में राज्य से, और भारत सरकार से सहायता अनुदान और अन्य राजस्व प्राप्ति। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पहला वाला, स्वयं का कर राजस्व से। सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्त हो रहा है अभी इस बजट में जो अनुमान लगाया गया है वो किससे हो रहा है? स्वयं का जो अपना कर है राज्य सरकार का, इससे है। 22वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो कौन सुमेलित नहीं है इनमें, सिंपल सा है। विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, गौरा देवी जो है पर्यावरण हितैषी है, और डी है तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी। तो तुलसी देवी का संबंध जो है राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ठीक है जी, बाकी तीनों ऊपर के जैसे ये बातें हैं ये सारे के सारे सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा
हमें बताना कि सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ये डी वाला विकल्प है। ठीक है जी, ये वाला सही है। तुलसी देवी के संबंध में एक प्रश्न जो है कई बार आता भी है कि तुलसी देवी जो है, तुलसी देवी ने महिला उत्थान के लिए बहुत काम किया है। जो निराश्रित महिलाएं थी, उन महिलाओं को आश्रित करने के लिए जो है उन्होंने कताई बुनाई के माध्यम से जो है महिलाओं को जो सशक्त करने का प्रयास किया है, जिस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। और ये कहा भी करती थी महिलाओं को कि रो नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है जी, रो नहीं, आगे बढ़ो। ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तुलसी देवी के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं अगला। ये देखो 23वां प्रश्न। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही बचेंद्र पाल के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। इनमें से चुनाव करना है, कौन सी बात सही है। इनका जन्म 24 मई 1954 को नाकुरी गांव में हुआ था। और आगे लिखा हुआ है, यह काम क्या लिखा हुआ है संदर्भ में, संदर्भ में असत्य कथन का चुने। यहाँ पर क्या चुनना है कि बचेंद्र पाल के संबंध में असत्य कथन चुनना है। तो 24 मई 1954 को नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ है, सही बात है जी। यह कामेट पर्वत चोटी के विश्व में पहली फतह है, ये नहीं है जी। ठीक है जी, जो कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत पर आरोहण करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं 1931 में फ्रैंक स्मिथ और उनके सहयोगी थे, 4-5 लोग थे जिन्होंने आरोहण किया था 1931 में। और उसी दौरान जब फ्रैंक स्मिथ और उनके सहयोगी लोग जब कामेट पर्वत पर आरोहण कर रहे थे, तो उन्होंने उसी दौरान जो है फूलों की घाटी को देखा था। यानी फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। इसीलिए फूलों की घाटी को स्माइथ घाटी के नाम से भी जानते हैं, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं उनको। तो ये बात, हमारा जो आंसर यहीं पर निकल जाएगा, क्योंकि ये बात जो है बचेंद्र पाल के संबंध में असत्य है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये सब 1984 में ये एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय है, सही बात है। और ये पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई सारे सम्मानों से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो यहाँ पर असत्य बात चुननी थी, तो असत्य बात हमारी कौन सी होगी? बी वाली बात, ये हमारा आंसर होगा असत्य। बाकी और सब ठीक है। आगे देखो अगला 24वां प्रश्न। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है? ठीक है, मासर ताल, यम ताल, सित ताल और नरसिंह ताल। तो यहाँ पर भाई बहन का जो ताल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मासर ताल। ठीक है जी, दो कटोरी नुमा तालों से बना हुआ है और दो कटोरी नुमा तालों से मिलकर के बना हुआ है, इस वजह से इसको जो है भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। तो मासर ताल जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी में। यम ताल भी कहाँ पड़ता है? टिहरी में। यम ताल के लिए एक और बात याद रखना टिहरी में, कि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कौन सा ताल बर्फ से ढका रहता है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? यम ताल। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 25वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। वृद्ध हिमालय क्षेत्र में, ये देखो मध्य हिमालय क्षेत्र में ये वर्षा बता रखी है। तो भाई वृद्ध हिमालय क्षेत्र में जो है, वृद्ध हिमालय जो क्षेत्र है, ये था ये प्रश्न कि जो वृद्ध हिमालय क्षेत्र है इसमें बारिश बतानी थी, वर्षा की मात्रा बतानी थी। तो ये 2 का अगर ए मिल जाता है इनमें से तो बात हमारी हो जाती। ठीक है, 2 का ए, यहां पर इसके बीच में ऐसा होना था ए बी सी, डी भी है क्या? ए बी सी दोनों है। तो भाई 2 का हो जाएगा हमारा ए, 2 का हो जाएगा ए, यानी 2 का हमारा ए हो गया, ये हो गया। ठीक है, और फिर जो 80 से 120 है, ये हो जाएगा मध्य हिमालय, और शिवालिक श्रेणी में वर्षा ज्यादा होती है। तो 1 का हो जाएगा हमारा क्या? बी, 1 का हो जाएगा बी। तो ये पहला वाला जो विकल्प है 2 1 3, ये हमारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 25 का जो है हमने पहला वाला आंसर टिक किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपके पास 26वां। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? नैनीताल में, लोहाघाट चंपावत में और डीडी हाट पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हमारा आंसर होगा डीडी हाट पिथौरागढ़ में। आंसर मोस्ट है, आ सकता है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ पर स्थापित किए जाने की योजना है? डीडी हाट, और डीडी हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। गंगोत्री हिमनद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात असत्य है? ठीक है, असत्य बात का चयन करना है गंगोत्री हिमनद के संबंध में। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, यही बात गलत हो गई। ठीक है जी, यह भारत का सबसे बड़ा
हिमनद है। यह 30 किलोमीटर, ये बात तो सही है। गौमुख नामक स्थान से भागीरथी, ये बात भी सही है। और विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाला हिमनदों में है। तो बतानी है कि असत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। तो ये बात जो है हमारा होगा। यहां पर आंसर असत्य है, तो ए वाला आंसर टिक करना है आपने, ठीक है। यहां पर 27 का पहला वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है जी, करंट अफेयर का प्रश्न है। उत्तराखंड जो है राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये 4 प्रश्न आपके साथ, 4 विकल्प है आपके सामने। राधा रतोड़ी, सायरा बानू, आनंद बर्धन सिंह और राधिका झा। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी वाला, सायरा बानो को अभी हाल ही में जो है सीएम धामी ने जो है राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसी के साथ आपको याद ये रखना है कि राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष है, महिला आयोग के अगर अध्यक्ष बोलेंगे, उपाध्यक्ष तो ठीक है, उपाध्यक्ष तो ये हो गई है, ठीक है, उपाध्यक्ष तो ये हो गई है, लेकिन अगर अध्यक्ष बोलेगा तो अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? कौन है जी? कुसुम करके है, कुसुम कंडवाल करके है। तो अभी अगर बोलता है कि राज्य की उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो कौन है? तो याद रखना कुसुम कंडवाल है, कुसुम कंडवाल। और राज्य जो उत्तराखंड महिला आयोग है उसमें पहली जो महिला अध्यक्ष, पहली जो अध्यक्ष रही है वो कौन रही है? संतोष चौहान। तो पहला संतोष चौहान, नाम याद रखना, संतोष चौहान, ठीक है जी। उत्तराखंड महिला आयोग के पहले अध्यक्ष संतोष चौहान, वर्तमान में कुसुम कंडवाल है। और अभी हाल ही में जो है सायरा बानो को जो है सीएम धामी ने महिला आयोग का जो है क्या नियुक्त किया? उपाध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला 29वां प्रश्न। हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस स्थान में हुआ है? देवप्रयाग कीर्तिनगर, देवप्रयाग जनासू, गौचर शिवाई और रुद्रप्रयाग, आगे लिखा हो रुद्रप्रयाग खांकरा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आंसर होगा हमारा यहाँ पे कौन सा? देखिए, लगाइए फटाफट करके, ठीक है जी। जो बी की तरफ है आप बिल्कुल सही हैं। जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसके अंतर्गत देवप्रयाग जनासू जो है, देवप्रयाग जनासू के बीच में जो है सबसे लंबी जो रेल सुरंग है इसका निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है। देवप्रयाग जनासू के बीच में रेलवे सुरंग का निर्माण हुआ है और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसके अंतर्गत ये काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न। 2005 में स्थापित यू सर्क संस्था का विलय किस में किया गया है? डीआरडीओ में, ठीक है जी। इस प्रकार से ये 4 विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी वाला विकल्प रहेगा, है ना। सी वाला विकल्प जिन्होंने टिक करा हुआ है आप सही जा रहे हैं, ठीक है जी। यू सर्क का मतलब होता है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र, और जो नीचे लिखा हुआ है यू कास्ट करके, इसका मतलब होता है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद। तो इस प्रकार से यू सर्क का विलय जो है यू कास्ट में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा अगला। उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, 2 का ए हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। 2 का ए अगर कहीं पर है तो 2 का ए एक ही जगह है, बाकी और जगह तो है नहीं, आगे जानने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है जी। इधर बल्ला जो है बिल्लो नाम की लकड़ी के लिए बहुत फेमस है, तो 3 का डी अगर ज्यादा मिलाना है तो 3 का में डी है, सही है। तो पहला वाला जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा 32वां प्रश्न। उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भाई उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सारकोट गांव। और सारकोट गांव कहां पड़ता है? चमोली में। और इस सारकोट गांव के संबंध में एक और खास बात है कि जो उत्तराखंड बजटीय घोषणा 2025-26 है, इसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस गांव को गोद लिया गया है, ठीक है जी। किस गांव को गोद लिया गया है? सारकोट गांव को लिया गया है। हो सकता है ये प्रश्न दूसरे टाइप में इस टाइप से पूछा जाए, इसलिए यहीं पर अगला प्रश्न डाला हुआ है कि उत्तराखंड बजटीय घोषणा 2025-26 में मुख्यमंत्री द्वारा किस गांव को गोद लिया गया, ठीक है जी। तो हमारा आंसर बनेगा सारकोट गांव। और सारकोट गांव कहां पड़ता है? ये चमोली में है, ठीक है। तो सारकोट गांव के लिए 2 प्रश्न है। फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है सारकोट को,
और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि बजटीय घोषणा 2025-26 में मुख्यमंत्री द्वारा इस गांव को गोद लिया गया। किस गांव को? सारकोट गांव को। 34वां प्रश्न है उत्तराखंड तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित स्थापित की जाएगी? किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ज्योलिकोट नैनीताल में, जौलीग्रांट देहरादून में, सभी। तो जौलीग्रांट देहरादून में जो है उत्तराखंड तितली गैलरी स्थापित की गई है और उसमें जो है 100 से अधिक जो है तितलियों की प्रजाति को वहां पर जो है चित्रित किया गया है। उस जौलीग्रांट के पास जो गैलरी बनाई गई है, तो जौलीग्रांट देहरादून में उत्तराखंड की तितली गैलरी स्थापित की गई है। राज्य की पहली तितली गैलरी भी है ये, जो देहरादून के जौलीग्रांट में है। उत्तराखंड में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना हाल ही में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालक बालिकाओं के लिए, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए और नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। तो भाई जो ये गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना है, ये संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई और संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, है ना, बालिकाओं के लिए जो है ये योजना चली गई और इसमें 3012 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में जो है दी जाती है और उन बालिकाओं को दी जाती है जो संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? देखो, नैनीताल, देहरादून, चंपावत और सी है बागेश्वर। तो इसमें आप में से जो चंपावत की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला अगर पहले स्थान पर आया तो चंपावत। ठीक है। 37वां प्रश्न ये रहा, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ, वह उत्तराखंड के किस खेल से संबंधित थे? तो हरिदत्त कापड़ी जो है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और यही बताना है कि किस खेल से जो है इनका संबंध है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है बास्केटबॉल, अगला है क्रिकेट, तीसरा मुक्केबाजी और अगला है पर्वतारोही। तो हमारा सही जो आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो क्या है? बास्केटबॉल। क्या होगा आंसर? बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और इनको 1969 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो बास्केटबॉल से संबंधित जो हरिदत्त कापड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1969 में, 1969 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। किनको मिला? हरिदत्त कापड़ी को। बास्केटबॉल से इनका संबंध है। आगे देखो, 38वां प्रश्न ये रहा, हाल ही में, ठीक है जी, ये दे रखा है हमारे पास, CEFCO 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? हरिद्वार में, नैनीताल में, पौड़ी में, देहरादून में। तो लगाइए 38वां का सही आंसर आपका क्या रहेगा? जो डी की तरफ है आप बिल्कुल सही हैं। देहरादून में जो है इसका सम्मेलन हुआ है, अभी 2025 में ही हुआ है और 23 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में, 23 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में देहरादून में जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 39वां, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु किन नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की घोषणा की गई है? देखो, आप 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है सभी, अगला गंगा शारदा, गंगा यमुना और कोशी काली। तो लगाइए 39 का आपको बताना है सही कौन सा है। जो बी की तरफ है गंगा और शारदा, ये सही आंसर होगा। गंगा नदी और शारदा नदी के जो गलियारे हैं, इन पे जो है इनको जो है पर्यटकों के लिए जो है ये कह सकते हैं कि तीर्थ यात्राओं के लिए जो है थोड़ी सुविधाएं बढ़िया करने के लिए यहाँ पर जो है धार्मिक गलियारे जो है विकसित करने की बात की गई है। कहाँ पर? गंगा और शारदा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में। आगे देखो, 40वां प्रश्न, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नाम खैरागढ़ का सूरज के लेखक कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आधारित है और नंदन सिंह बिष्ट ने ये पुस्तक लिखी है। तो 40वां का हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। आगे देखो, 41वां, उत्तराखंड में उद्यमान छात्र योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 27 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी। आगे है, इस योजना के माध्यम से पीसीएस प्री उत्तीर्ण निधन
छात्रों को मुख्य परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत छात्रों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। और अगली बात है कि सभी कथन जो है सत्य है। तो इसमें देखो आप, इसमें बताने की कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाई इसमें देखो आप, जो ये योजना है, जो ये योजना बता रखी है, बड़ी खास योजना है, उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। कब शुरू हुई? 27 जुलाई 2021 को, सही बात है। और क्यों शुरू की गई? कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं, गरीब घर का अगर कोई बच्चा है, गरीब परिवार से कोई बच्चा अगर संबंध रखता है और अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को यानी यूं कहें कि प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण अगर कर लेता है तो उसकी मेंस की जो तैयारी है उसके लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। और ऐसे में सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर 5,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, बल्कि कितनी है? 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाई सी वाली बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 5,000 नहीं है बल्कि कितनी है? 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, और उन छात्रों को दी जाती है जो प्रतिभावान छात्र हैं और राज्य या संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार इन प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक तौर पर जो है तैयारी करने के लिए मदद करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला 42वां, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पड़ता है? कूट के माध्यम से सही बताना है। तो भाई कैलाश मानसरोवर जो है यात्रा जो है एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा मान सकते हैं इसे, क्योंकि दिल्ली से ये शुरू होती है और दिल्ली से उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होते हुए तिब्बत कैलाश मानसरोवर झील तक ये यात्रा जाती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा होते हुए मानसरोवर झील के पास यात्रा पूरी होती है और चीन से वीजा लेना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है अल्मोड़ा, चौकुड़ी, धारचूला, मसूरी से नहीं जाती है। तो ए बी और सी की तरफ ये जो सी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला, लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, एक पुस्तक है ये, बड़ी खास पुस्तक है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपने देखना है कि भाई लोक संस्कृति संदर्भ मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, एक गढ़वाली बोली की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। गढ़वाली बोली के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्गाचरण काला, गोविंद चातक, बलवंत मराल और ब्रेन डगवाल। तो इसमें बताना है कि कौन सा इनमें सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें गोविंद चातक। ये गोविंद चातक की पुस्तक है ये। और गोविंद चातक की एक और खास यहाँ से प्रश्न बनता है इनके संबंध में कि गोविंद चातक का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर याद रखना गोविंद सिंह कंडारी। क्या नाम याद रखना है? गोविंद सिंह कंडारी। ये टिहरी से संबंध रखते हैं और गोविंद चातक के नाम से साहित्य जगत में जाना जाता है, लेकिन वास्तविक नाम इनका क्या है? गोविंद सिंह कंडारी। किस जिले से संबंध है? टिहरी से। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंगार, ठीक है, अंगार और रैबार जो पत्रिकाएं हैं इनकी संपादक भी रह चुके हैं। तो अंगार और रैबार नाम की जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ठीक है, अंगार या अंगारा लिखा होगा कहीं पे, अंगारा या रैबार नाम की जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो गोविंद चातक जी रहे हैं। गोविंद चातक की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर लोक संस्कृति संदर्भ मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन है। गढ़वाली बोली के बारे में जानकारी देती है। और गोविंद चातक का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? गोविंद सिंह कंडारी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर त्यागी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? महावीर त्यागी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें ईरान लड़ने के लिए भेजा गया था। ठीक है, सही बात है। राष्ट्रवादी होने के कारण इनका कोर्ट मार्शल किया गया था, ये भी सही बात है। असहयोग आंदोलन में इन्हें बढ़ चढ़कर भाग लिया, ये भी सही बात है। और ये अपने जीवन में केवल एक बार जेल गए, ये बात जो है गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा। ये अपने जीवन में जो है, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने जीवन में एक बार जेल नहीं गए थे, ये करीब करीब जो है 11 बार जो है जेल गए थे और 7 वर्षों तक, लगभग जो है 7 वर्षों तक ये विभिन्न जेलों में रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा हो, एक बार में जेल गए, एक बार नहीं गए, कितनी बार गए, 11 बार जेल गए। और इनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को देखते हुए इन्हें जो है देहरादून का सुल्तान भी कहा गया है। तो अगर प्रश्न बनता है कि देहरादून का सुल्तान किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर आएगा महावीर त्यागी, देहरादून का सुल्तान। ठीक है जी, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, आंसर बनेगा महावीर त्यागी। और ये 11 बार जो है 7 वर्षों में जेल गए हैं, इसलिए हमारा डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड का 44वां प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला 45वां प्रश्न। ठीक है जी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको पेपर अगर पसंद आता है, तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका जो एक एक कमेंट है वो हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों भी इसको शेयर करिए, क्योंकि मेहनत हम एक बार कर ही रहे हैं तो सबको फायदा मिल जाए इस चीज का, तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ किया गया, रानीखेत में, भीमताल में, कौसानी में। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, इनमें से लगाइए फटाफट करके, जो भीमताल की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 46वां। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वावलंबन नामक जो ये 4 संकाय हैं, ये किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, कुमाऊं विश्वविद्यालय से, आयुर्वेद विश्वविद्यालय से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से लगाना है आपको, कहां पर ये साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन नामक 4 संकाय हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, हरिद्वार में है, और यहाँ पर 2002 में जो है ये स्थापित हुआ था, 2002 में स्थापित हुआ था। और यहीं पर साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन ये 4 संकाय जो है बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है जी, यानी उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। उधम सिंह नगर किस से सीमा नहीं बनाता है, बिजनौर से इसकी सीमा बनती है, मुजफ्फरनगर से, मुरादाबाद से, रामपुर से, रामपुर से सीमा बनती, मुरादाबाद से बनती है। ठीक है जी, बिजनौर से भी बन जाती है, लेकिन मुजफ्फरनगर से उधम सिंह नगर की सीमा नहीं बनती है। तो 47 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा। उत्तराखंड के किस जनपद में विकास खंडों की संख्या अधिक है, विकास खंडों की संख्या अधिक है, अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में है, हरिद्वार में है, या पौड़ी में है। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि 15 विकास खंडों वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो पौड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा विकास खंडों वाला जिला है। आगे बढ़ते 49, काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित चंपावत जिले का वह स्थल जो पिथौरागढ़ तथा नेपाल की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि काली और सरयू नदी का संगम कहां पर होता है। तो ये 4 विकल्प है, काशीपुर में, नागनाथ में, पंचेश्वर में, पंतनगर में। तो पंचेश्वर नाम की जगह पड़ती है, चंपावत में पड़ती है। पंचेश्वर से कुछ दूरी पर जो है ये सरयू और काली और सरयू नदी जो है संगम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला 50वां प्रश्न है, बद्रिका खंड किस पुराण का एक अंश बताया गया है। बद्रिका खंड बताना है कि किस पुराण का एक अंश, वायु पुराण का है, स्कंद पुराण का है, और कर्म पुराण का है, और पद्म पुराण का है। ठीक है जी, तो कई बार नहीं भी आते तो अंदाजा लगाना पड़ता है। बद्रिक खंड, बद्रिक किसको बोलते हैं, बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है, गढ़वाल में, गढ़वाल का जिक्र कहाँ है, स्कंद पुराण में। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है क्योंकि उत्तराखंड का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो स्कंद पुराण हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 51वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, पहला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है जी, पहला है R.K. वेंकटरमण, R.K. नारायण, शंकर दयाल शर्मा, APJ अब्दुल कलाम। यानी उत्तराखंड जो पृथक राज्य का जो बिल था इस पर अपनी स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी, तो हमारा आंसर होगा R.K. नारायण, R.K. नारायण। सरल से प्रश्न है, ज्यादा बातचीत क्या करनी है। आगे चलो, अगला प्रश्न ये रहा, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है जी, उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि में कृषि श्रम में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से किसका योगदान जो है पर्वतीय कृषि क्षेत्र में जो है ज्यादा है, वयस्क पुरुष कर्मकारों का,
बाल कर्मकारों का, महिला कर्मकारों का, या कृषि श्रमिकों द्वारा। तो यहाँ पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएं जो है कृषि कार्य में ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा इनका वर्क जो है खेतों में काम करने वाला होता है, है ना। जितने भी हमें जैसे गुड़ाई निराई करनी है, रुपाई करनी है, अक्सर ये काम महिलाएं करती हैं पहाड़ों में। तो है ना, कृषि क्षेत्र में जो है 50% से अधिक भागीदारी जो है वो किसकी है, महिलाओं की है। आगे देखो अगला 53वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है? अल्मोड़ा में, देहरादून में, नैनीताल में, चमोली में। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा है, चमोली। जैसे फूलों की घाटी है, नंदीबी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब का है, चमोली में है। तो यहाँ पर हमारा चमोली आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? धान, गेहूं, मक्का, जो धान, मसूर, मक्का, मटर, धान, गेहूं, मंडुआ, पड़ती, या धान, गेहूं, मंडुआ, राई। तो इसमें देखो आप आंसर क्या रहेगा, इसमें सी वाला, जिन्होंने सी करा है आप बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलो अगला प्रश्न, थोड़ा सा फटाफट चलते हैं, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। उत्तराखंड में मोटर यात्रा उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूरी को, है ना, यह दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। कहाँ की दूरी ये कम कर देगा? तो इसमें देखो रामनगर हरिद्वार दे रखा है, हल्द्वानी धारचूला दे रखा है, रामनगर कोटद्वार दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ये कट कर देंगे इतना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है गलत छपा था ये। तो यहाँ पर रामनगर और कोटद्वार के बीच की, रामनगर और कोटद्वार कंडी मार्ग किसके बीच की दूरी को कम करता है? रामनगर और कोटद्वार के बीच की दूरी कम करता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगला। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के लिए ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह कितनी है? 15%, 30%, 45% या 60%? तो इसका आंसर होगा पहला वाला 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या नाम है? तो सरल सा प्रश्न है जी, स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है। ठीक है जी। ठीक है, भृंगतुंग कहा किसे कहा जाता है? केदारनाथ को कहा जाता है। मूक बधिरों के हितार्थ स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया, जो कहाँ स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, उत्तरकाशी में, बागेश्वर में। तो इसका आंसर होगा हमारा बी वाला, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं अगला। किंगरी बिंगरी नीति, है ना, सलसल आदि उत्तराखंड राज्य में क्या है ये? तो भाई ये नदियां नहीं है, पहाड़ियां भी नहीं है, धार्मिक स्थान भी नहीं है, बल्कि क्या है ये दर्रे हैं। और ये दर्रे जो हैं किसके बीच में पड़ते हैं ये? तो हमारा आंसर होगा चमोली और तिब्बत के बीच में। किसके बीच में पड़ते हैं? चमोली और तिब्बत के बीच में। आगे बढ़ते हैं, ये रहा उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड राज्य में वूल बैंक का संबंध किससे है? चावल के क्रय विक्रय से, भांग के क्रय विक्रय से, ऊन के क्रय विक्रय से, या इथेनॉल के क्रय विक्रय से? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ठीक है जी, उत्तराखंड में जो है ऊल बैंक का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऊन के क्रय विक्रय से। ऊल का मतलब एक प्रकार से ऊन से ही लगाया जाता है। तो 60 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार से देखो मैंने आपको उत्तराखंड और हिंदी का ये पोर्शन करा दिया है, और बाकी अब इसके बाद आगे जीएस वाला है अभी, और रीजनिंग वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर। पिछले सैटरडे को जो पेपर हुआ था आपके पास, उसका जो जीएस और रीजनिंग वाला हिस्सा है उसे हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पर लिखा गया आपके पास, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों का गठन किया जाएगा? क्लियर है? तो ये वाला हिस्सा इसमें एरर आ गया आपके पास से। तो ये कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, पंचायती राज को चुनाव करवाना। आप जानते हैं कि आपके पास भाग 9 में इसका ठीक उल्लेख मिलेगा। और पंचायती राज पहले संविधानगत नहीं था, संविधान में उसका उल्लेख नहीं था, बाद में उसको शक्तियां दी गई आपके पास है। और आप अच्छी तरीके से जानेंगे कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज पूरे भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और इसकी व्याख्या आपके पास किसमें मिलेगी? भाग 9 में मिलने वाली है।
किसमें मिलने वाली, भाग 9। अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 243 का ए से लेकर के और 243 के कहां तक जाएगा जी आपके पास, ये टोटल मिला के 16 आर्टिकल हैं, ओ तक जाएगा आपके पास। कहां तक जाएगा जी, ओ तक। तो आर्टिकल जो आपके पास 243 में 16 आर्टिकल है जिनमें आपके पास पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और कौन सा पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और इसमें कहा गया कि 3 स्तर होंगे आपके पास है, एक होगा ग्राम स्तर, एक होगा आपके पास क्या मध्य स्तर, और एक होगा आपके पास क्या पंचायत स्तर। तो ये क्या कह रहा है कि मध्य स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, किससे कम है जी आपके पास 20 लाख से कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती क्या नहीं किया जाएगा आपके पास, पंचायतों को गठन या पंचायती गठन नहीं किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब पंचायती राज को संवैधानिक आपके पास शक्तियां प्राप्त हुई है। तो आपको आर्टिकल संविधान संशोधन जो आपके पास से क्या आता है, 73वां संविधान संशोधन, कौन सा वाला आपके पास है, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का आपके पास है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसके तहत आपके पास क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। और एट लास्ट इसे कब लागू किया गया है, 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या किया गया जी, लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 20 लाख की आबादी से भी कम है, अगर 20 लाख आबादी नहीं है किसी राज्य की तो उसमें क्या नहीं होगा, मध्य स्तर नहीं होने वाला है। तो मध्य स्तर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में मध्य स्तर को कहते हैं आपके पास क्षेत्र पंचायत। क्या कहते हैं जी आपके पास, क्षेत्र पंचायत। और अब तीसरा स्तर हमारे पास क्या होता है, जिला पंचायत। सतत विकास का क्या अर्थ है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम आपके पास है, ये 2015 में ये थीम आई थी। कब आई थी आपके पास, 2015 में यूएनओ ने इसे लाया था और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 को। कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 2016। और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक हमें 17 बड़े एजेंडों को, लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल का मतलब है कि सतत रूप से आपके पास क्या होना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सारे संसाधन प्राप्त होने चाहिए जो प्रकृति ने हमें दिया। प्रकृति ने कौन कौन से संसाधन दिए हमें, जल दिया है, वायु दिया है, स्थल दिया है, उस पर जितने भी सोर्सेस हैं उन सब का इस तरीके से दोहने के आने वाले समय के लिए भी वह बचे रहे। तो क्या लिख रहा है जी, विकास जो वर्तमान में पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, एक। दूसरा, विकास जो भविष्य में पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, दो। ये भी गलत है, पर्यावरण को तो हानि नहीं पहुंचनी चाहिए आपके पास है। विकास जो वर्तमान और भविष्य दोनों के पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। और दूसरा, विकास जो केवल वर्तमान के लिए पर्यावरण के लिए क्या हो, सुरक्षित हो। नहीं, विकास जो वर्तमान और भविष्य के दोनों के लिए पर्यावरण के लिए क्या हो, सुरक्षित हो, वहां आपके पास सतत विकास का क्या कहलाएगा, अर्थ कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है। तो क्या लिख रहा है जी आपके पास, ये तकनीकी और शिक्षक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से कब्जे वाली मशीनें। नहीं, ये भी नहीं है आपके पास है। तकनीकी और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोगी की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें। ये भी नहीं है। तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधानों में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें। और ये भी नहीं है इसका, तो आंसर बचेगा तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें। संचालित होनी चाहिए आपके पास मशीनें, उसे हम क्या कहते हैं जी, कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, तकनीक और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षांश में से किस अक्षांश को रोअरिंग आपके पास फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ज्योग्राफी में कभी देखा होगा तो पढ़ा होगा, तो आप ध्यान रखना कि आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है, उत्तरी गोलार्ध में भूभाग क्या है, कम है। तो जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तीव्र हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं चलती है, समुद्री तूफान चलती है।
उसके संबंध में ये कथन बहुत बार है। उत्तरी गोलार्ध में इतनी तेज हवाएं नहीं चलती क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूभाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है और समुद्र ज्यादा है। तो सामान्य तौर पर 40 डिग्री अक्षांश दक्षिण में चलने वाली हवाओं को चीखता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री पे चलने वाले को प्रचंड पचासा कहते हैं आपके पास है। क्लियर है? तो आपके पास से क्या होगा कि जो हवाएं 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर चलती है उसे क्या नाम दिया जाता है? रोअरिंग। क्या नाम दिया जाता है आपके पास? रोअरिंग फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना 40, 50 और 60 डिग्रियों पर बहुत तीव्र हवाएं चलती हैं जिन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया जाए। आपके पास गरजता चालीसा, फिर क्या कहलाएगा? प्रचंड। आपके पास गरजता चालीसा, उसके बाद 50 पर चलता है क्या जी? प्रचंड पचासा आपके पास है। क्लियर? और 60 पे चलता है चीखता 60। तो यहां ध्यान रखना गरजता, गरजता चालीसा, इस पर चलता है प्रचंड, प्रचंड पचासा, और इस पर चलता है चीखता, चीखता 60। यानी कि 60 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री। 40 डिग्री पर आपके पास गरजता चालीसा, 50 पर आपके पास प्रचंड पचासा और 60 पर आपके पास चीखता 60 दक्षिण भारत में। तो ये आपके पास जो रोअरिंग आपके पास फोर्टिस के नाम से जाना जाता है, ये यही वाला आपके पास। ठीक, अगला क्या कह रहा है आपके पास है? 180 देशांतर को क्या कहते हैं? अब ये फिर इसे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि देशांतर रेखाएं हमारे पास हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई और अर्धवृत्ताकार है। इनकी संख्या कुल मिला के कितनी है जी? 360 है। तो एक रेखा है आपके पास है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, जिससे अंतरराष्ट्रीय समय को क्या किया जाता है? मापा जाता है। और एक रेखा है आपके पास से क्या है जी? 180 डिग्री वाली। कौन सी वाली है? 180 डिग्री, जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि को क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसका काम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे किस नाम से जानते हैं जी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, आईडीएल के नाम से इसे जानते हैं, आईडीएल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो 180 डिग्री का मतलब वह रेखा जिससे पूरी दुनिया का समय, तिथि, वार को क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 180 डिग्री देशांतर किसी भी भूभाग से नहीं गुजरता है, बल्कि ये जलखंड से गुजरता है। और सामान्य तौर पर 180 डिग्री वाला जो देशांतर है वह अमूमन आपके पास प्रशांत महासागर से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली खनिजों के भंडार के लिए जानी जाती है? आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, कुडप्पा चट्टाने, विंध्यन चट्टाने। तो भारत में जो सबसे फेमस है वो कौन है जी? धारवाड़ चट्टाने आपके पास है, जो काय के लिए? खनिज प्रणालियों के लिए क्या है? ज्यादा इसमें लोहा, सोना, चांदी इत्यादि पाया जाता है आपके पास। ठीक है? तो धारवाड़ वाला हिस्सा ये कहाँ है? कर्नाटक वाले हिस्से में है। तो ध्यान रखना वहां आपके पास से क्या है? कोलार, हटी की खाने, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां आपके पास है, वो सारी की सारी लोहे और सोने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीपों में नदियों का सही आरोही क्रम क्या है? बेसिन का मतलब क्या हुआ कि वह हिस्सा जहां से नदी होकर गुजर रही है उसने कितने हिस्से को घेर के रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा बेसिन वाली नदी हुआ है गोदावरी, गोदावरी के बाद है कृष्णा और कृष्णा के बाद है महानदी। तो सर्वाधिक बेसिन किसका है जी? गोदावरी का, फिर कृष्णा का और फिर किसका है? महानदी का बेसिन है। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वोत्तर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय एक भाषा लेकिन 2 धर्मों से बना है? वह कौन सी भाषा है? तो अब अगर जाओगे मणिपुर वाले में, तो जो आपके पास मेताई है, मेताई जो जनजाति है, तो यह एक समुदाय है जो 2 धर्मों से मिलकर बनी है। उस भाषा का नाम क्या है जी? आपके पास मेताई भाषा है। तो मेताई भाषा मणिपुर में बोली जाती है, मणिपुर की जनजाति है जो एक भाषा है और 2 धर्मों से मिलकर बनी है। वहां कौन सा वाला हिस्सा है जी? मेताई का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मेताई भाषा का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। सतलुज का उद्गम राकस झील से होता है जो मानसरोवर झील से जुड़ी हुई है। गलत कथन का करना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला, रावी का उद्गम हिमालय में रोहतांग दर्रे से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। झीलम का उद्गम कश्मीर के दक्षिण पर्वतीय भूभाग से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चिनाब का उद्गम 2 नदियों चंद्रा और ब्यास के संगम से होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो चंद्रा का जो उद्गम है
वो आपके पास दो नदियों से होता है, एक चंद्रा और दूसरा क्या, भागा। उन दोनों के संयुक्त नाम का क्या नाम कहलाएगा, चिनाब कहलाएगा। तो आपके पास ये ध्यान रखना, चंद्रभागा नदी को ही चिनाब के नाम से जाना जाता है। ये वाला कथन क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, यानी कि वह कौन सा आर्टिकल है जिनमें यह व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल फ्रीडम रहेंगे कुछ हद तक अपने किसी विशेष कार्य के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान कहते हैं। और ऐसी व्याख्या आपके पास आर्टिकल 361 में, जीरो नहीं होना चाहिए था इसका, आपके पास क्या होना चाहिए, केवल आर्टिकल 361 होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। रूस से बिल्कुल नहीं है, जर्मन से नहीं है, यूएसए से नहीं है, तो बचा कौन, आयरलैंड से। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आयरलैंड आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो आपके पास संघ शक्ति, ये तो बिल्कुल नहीं था, ये राजेंद्र प्रसाद के पास हुआ करते। कार्यसूची, ये भी नहीं थी। मौलिक अधिकार आपके पास सरदार पटेल के पास। ये थी आपके पास क्या, प्रत्यक्ष पत्र समिति, इसे साख समिति भी कहते हैं। आपके पास क्या कहते हैं जी, साख समिति भी कहते हैं। तो साख समिति कह लो या प्रत्यक्ष समिति कह लो, इसके आपके पास कौन हुआ करते थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुआ करते थे। और ये प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी, योग और शांति, योग और विश्व, योग और साधना, योग और स्वास्थ्य। तो 2025 में लिखा गया है योग और स्वास्थ्य। क्या है जी, योग और स्वास्थ्य। इसका क्या था, अंतरराष्ट्रीय थीम थी आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा आपके पास निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। कृषि और पशुपालन को व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, आपके पास ध्यान रखेंगे। आपके पास कहां 48A में है, जो आपके पास नीति निश्चय सिद्धांतों में जोड़ा गया था आपके पास। उसके अलावा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यह जोड़ा गया था आपके पास कब, 2011 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसको 2 जगह जोड़ा गया, एक नीति निश्चय सिद्धांत में इसके लिए एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है, और एक अलग से आर्टिकल, अगर भाग 9 में जाओगे तो वहां भी आपके पास क्या किया गया है, सहकारी समितियों के आपके पास इन समितियों के निर्माण की व्याख्या की गई है, जो कब जोड़ा गया था, 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अगला, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहां होगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। तो ध्यान रखना, ईडन गार्डन में होना था, लेकिन अभी आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके पास किसने, जो बीसीसीआई है, उसने 1 सप्ताह उसको क्या कर लिया था, डिले कर लिया था। तो अब आगे जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका संस्करण जो वो 25 मई को ही होना था। अभी निश्चित नहीं कि कब होगा, लेकिन स्टार्टिंग में यही रखा गया था। ठीक, अगला, कार्बन पदचिह्न क्या दर्शाता है, किसी उत्पाद को बनाने में लगने वाली लागत, बिल्कुल नहीं। ठीक, अगला, किसी उत्पादक के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की मात्रा, किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, किसी उत्पादक के उपयोग में होने वाली, नहीं, ये भी नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली है। ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा कितनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। अगला, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहां स्थित है। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या थाईलैंड। तो आप ध्यान रखना है, जो आपके पास क्या है, एपीसी, इसका जो हेडक्वार्टर है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि कहां पर है, कब इसकी स्थापना हुई है, कैसे बनाया गया था, इत्यादि इत्यादि। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है आपके पास है। तो जल्दी से आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है जी, सिंगापुर में। कमेंट्स में बताना कब इसकी स्थापना हुई है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा
मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। एलईडी तो बल्ब होता है आपके पास। एलसीडी आप जानते हैं आपके पास एक तरीके से क्या होती है, जैसे ये आपकी एक तरीके से एलसीडी है, ये आपके पास सीआरटी, तो और एक आपके पास है फ्लैट पैनल मॉनिटर। नहीं तो सीआरटी होती है आपके पास कैथल रॉड ट्यूब हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कैथल रॉड ट्यूब, जो आपके पास एक साथ दोनों तरीके से क्या करती है? काम करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन थे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, और ये पूछ रहा है कि पहले आपके पास भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो गया आपके पास सी कश्यप पटेल। बाकी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कब स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां है। अगला, लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? स्थानीय शासन से। ये तो बिल्कुल था ही, उसमें आपके पास है। अगला, केंद्र सरकार और प्रांतों की शक्ति और वित्त का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल ये भी था, ये भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ए और बी क्या है? दोनों इसके सही आंसर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास? दोनों होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है, यह नारा किसने दिया था? आपके पास रामास्वामी नायर ने दिया था, ज्योतिबा फुल्ले ने दिया, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने दिया था? वो दिया था श्री नारायण गुरु ने दिया था। मानव के लिए क्या जरूरी है जी? एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का होना अनिवार्य, तभी कल्याण हो सकता है, वरना आप ठीक तरीके से जानते हैं सांप्रदायिक दंगे होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? चच, आपके पास दाहिर या राय सहसी या दाहिर? तो आपके पास क्या होना चाहिए? दाहिर हुआ करता, पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था इस समय शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? प्रताप रुद्रदेव ने, ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने? तो आप ध्यान रखना, लाला तेंदु केसरी ने आपके पास लिंगराज मंदिर की क्या डाली थी? नींव डाली। तो आप भी बता सकते हैं लिंगराज मंदिर कहां है, तो आप इसके आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी, मतलब जो आपके पास से क्या होती है, जिसमें एसी इत्यादि लगी रहती है, रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया है? दिल्ली से पटना, आपके पास सहरसा से अमृतसर, पटना से जालंधर, दिल्ली से हैदराबाद। तो ये है आपके पास सहरसा से अमृतसर, पंजाब में इसको संचालित किया गया है। ठीक, अगला ये पूछ रहा है आपके पास कि दोहरी अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है? कृषि और उद्योग का अस्तित्व, ये दोहरी लक्ष्य कहलाता है आपके पास। निर्वाह खेती के साथ वाणिज्य कृषि का अस्तित्व नहीं, निर्वाह कृषि का तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है। निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्य कृषि, बिल्कुल सही बात है, उसे ही हम कहते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। अन्यथा अगर केवल निर्वाह खेती, निर्वाह का मतलब है ऐसी कृषि जिससे आपका जीवन चल सके और कुछ भी नहीं, उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं। कृषि और उद्योग का अस्तित्व ये भी इसमें नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। अगला लिख रहा है कि सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह बाजार नियामक है, बिल्कुल नहीं है। सेबी का कार्य आपके पास से क्या है जी? आपके पास जो आपके पास सूचकांक है, शेयर मार्केट है, उसको स्टेबल लाना। यह वैधानिक निकाय है, इसको बाद में अस्तित्व में लाया गया, वैधानिक नहीं है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये वाले इसका सही बात नहीं है। ठीक, अगला अनुच्छेद 370 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जम्मू और कश्मीर को अस्थायी विशेष राज्य विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था जो भारतीय संविधान से अलग था। अगला, अनुच्छेद 335A जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता था, को अब बरकरार रखा गया है। तो अब ध्यान रखेंगे 35A हट गया है, ये नहीं रहा है, जैसे 370 हटा तो 35A भी हट गया। ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपके पास?
TDAST निम्नलिखित में से क्या है? यह एक आपके पास क्या है जी? एक ट्रिब्यूनल है। क्या एक आपके पास प्राधिकरण है? क्या जी आपके पास ये एक तरीके का प्राधिकरण है। ठीक, अगला, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक कागजात और जमा प्रमाण पत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह होता है कॉल मनी मार्केट। किसका है जी? मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन कौन सा है? कॉल मनी मार्केट है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? सीधी सी बात है, क्षमादान का अधिकार है, दया याचिका से संबंधित वाला आपके पास है। क्लियर है? वैसे राज्य या उत्तराखंड में जो जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी के, लोअर पीसीएस का है, वनडे एग्जाम जो है, उन पर आधारित हमारा सैटरडे का टेस्ट होता है। उसका जो हिस्सा है हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे। रीजनिंग वाले हिस्से पर हम बात करने वाले, इससे पहले हम जीएस वाले हिस्से पर बात कर चुके थे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? यदि किसी कूट भाषा में प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो 9 - 7 + 85 गुणा 17 भागा 15 क्या होने वाला है? तो आपके पास माइनस का अर्थ हमें पता है कि माइनस का अर्थ क्या हो जी? गुणा। तो 9 गुणा के कितना लिखेंगे? 7। और हमें पता है कि प्लस का अर्थ क्या हो? माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा? 85। हमें पता है कि गुणा का अर्थ क्या होता है जी? गुणा का अर्थ है भाग। तो भाग कितना हो जाएगा जी? 17। और हमें पता है कि जो भाग है उसका अर्थ क्या होता है? प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इसको करेंगे 17 पंजे 85, 9 7 कितना? 63 माइनस 5 प्लस 15। अब आप जैसे भी घटाना चाहे इसको, 15 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 10। तो 63 प्लस कितना? 10 बराबर कितना? 73। तो आंसर क्या होने वाला है? 73। बस ये ध्यान रखेंगे आपके पास कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इत्यादि। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास से? ये कह रहा है कि CFK आपके पास बराबर इतना, ये बराबर इतना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है कि रोल नंबर याद होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, CFK, फिर लिखा हुआ है आपके पास होना ये चाहिए था अनुपात, आपके पास HGM अनुपात, LIO अनुपात। ठीक, रोल नंबर याद रखो, 3 6 11 8 7 13 12 9 15, ये इनके रोल नंबर है। अब इस पर देखेंगे कि क्या क्या बन रहा है आपके पास। देखो, सी से अगर हम 8 तक गए तो कितना ग्रो हुआ? 5 का। यहां गए तो कितने का ग्रो हुआ? 1 का। यहां से यहां गए तो कितने का ग्रोस हुआ जी? ग्रो हुआ आपके पास है 2 का। अब यहां से यहां की और अगर आप जाओगे तो आपको देखेगा कि ग्रो हो रहा है जी कितने का? 4 का। यहां से यहां गए तो ग्रो हुआ जी कितने का? 2 का। यहां से यहां गए तो ग्रो जो हुआ आपके पास कितने का? 2 का। अब देखो, यहां 5 था, यहां 4 का ग्रो हुआ, यहां 1 था, यहां 2 का ग्रो हुआ, यहां 2 है, यहां भी 2 है। इसका मतलब है जब हम आगे की ओर जाएंगे, किससे? 13 से मतलब 12 से आगे जाएंगे तो यहाँ 5 का ग्रो, यहाँ 4 का ग्रो, यहाँ कितने का ग्रो हो जाएगा? 3 का। तो 12 और 3 कितना होने वाला? 15। 15 होता है किसका? O का। हमने कहा कि यहां से यहां गया तो 1 बढ़ा, फिर उसके बाद 2 बढ़ा, फिर अब 3 बढ़ेगा। तो यहां से यहां जाएगा तो कितने ग्रो होना चाहिए? +3। 9 और 3 कितना होता है? 12। 12 किसका हो जाएगा? L का। 12 किसका हो जाएगा? L का। क्लियर? और लास्ट में हमने देखा कि 2 का ग्रो हो रहा है, तो 15 और 2 कितना होता है? 17। और 17 किसका होता है? Q का। तो आंसर क्या होगा? OLQ। क्या होने वाला है जी? OLQ होने वाला है। तो यहाँ 3 का ग्रो, ये 3 का ग्रो, और ये कितने का ग्रो हो गया? +2 का। क्यों? क्योंकि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में 2 2 2। इस तरीके से ये क्या होता गया आपके पास से बढ़ता जाएगा। ठीक, अगला कह रहे कि लखनऊ से आगरा के लिए हर एक 90 मिनट में एक बस खुलती है। राम प्रातः 10:25 पर बस जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसे पता चला कि अगली बस 10:45 प्रातः जाएगी। पिछली बस कितनी देर पहले गई थी? किसके आने से ये समझना है कि जब आपके पास कौन है? जो राम है वह बस अड्डे पर पहुंचा 10:25 पर,
तो उसके आने से कितने मिनट पहले बस चली गई थी ये समझना है। हमें पता है कि प्रत्येक बस 90 मिनट के अंतराल में जाती है, तो अगली बस जाएगी कब? 10:45 पर। इसका मतलब इससे पहले वाली कितने मिनट पहले गई थी? 90 मिनट पहले। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब क्या है? 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। यानी कि पहली बस गई थी आपके पास से, आपके पास कब, कितने बजे आपके पास है? 9:15 पर। तो पहली बस गई कितने पर है? 9:15 पर गई। क्लियर? और ये कितने बजे पहुंचा? 10:25 पर पहुंचा। कितने पर पहुंचा? 10:25। तो हम ये देखेंगे ये पहुंचा है 10:25 पर। ये कितने पर पहुंचा है? 10:25 पर। और बस कितने पर गई है? 9:15 पर। हम इसको घटाएंगे, 25 में से 15 गए तो 10, और 10 में से 1 गए तो 9, 10 में से 9 गए तो 1, तो कितना हो गया जी? 1 घंटा 10 मिनट। और 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 70 मिनट। यानी कि इसके आने के 70 मिनट पहले पहली वाली बस क्या हो चुकी थी? जा चुकी थी। क्लियर? ठीक। अगला ये कह रहा है कि यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि परसों शनिवार है, आज, कल और परसों क्या है जी? शनिवार है। तो आज से 3 दिन बाद क्या है आपके पास? शनिवार है। तो 3 दिन का गैप आपको समझ में आ गया। आज है, कल है और परसों। क्या है जी आपके पास? परसों क्या है? शनिवार है। तो कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 3 दिन पहले, तो आज, कल और परसों। इससे वो 3 दिन पहले पूछने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि किसी समय से 3 दिन वो पहले पूछे, तो आप ये भी कहेंगे कि वो 4 दिन आगे की बातें कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी? 4 दिन आगे की बात कर रहा है। और ना समझ में आए ये सारी चीजें तो ये समझो कि आज, कल और परसों कितने दिन हुए? 3 दिन हुए। कितने दिन हुए जी? 3 दिन हुए। क्लियर? और कितने दिन पहले की बात कर रहा है वो? 3 दिन। 3 और 3 कितना हो गया? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। तो लास्ट का दिन क्या था हमारे पास? शनिवार। तो शनिवार से 6 दिन घटा देना। कितने दिन घटा देना? 6 दिन। तो शनिवार से 6 दिन घटाओगे तो क्या आ जाएगा जी? रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार। तो आज यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार आ जाएगा जी? रविवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक। अगला संख्या 721465 में कितने अंकों का स्थान इस संख्या के अंकों का आरोही क्रम, आरोही क्रम का छोटे से बड़े की ओर लगाना। तो 7 2 1 4 6 5 8। आरोही क्रम में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपके पास क्या आने वाला है इसमें? 4 5 6 7 8। ये आरोही क्रम में लगा है। तो देखो 8 के नीचे 8 आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया, 6 के नीचे 6 आ गया। हम कहेंगे 3 अंकों ने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। ठीक। अगला मनीष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। मनीष यात्री किसके जी? गाड़ी के डिब्बे में। मनीष हो गया एक आदमी। ठीक। वह वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से, एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिलता है। हर महिला की बाहों में एक बच्चा है। 5 महिलाएं, एक बच्चा है, तो बच्चे भी कितने होंगे? 5। तो डब्बे में कुल कितने हैं आपके पास? क्या हैं व्यक्ति? 5 5 10 और 2 12। ठीक। अगला यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का ये अर्थ है तो इसको बना लेते हैं ताकि चार्ट बन जाए। 975 इक्वल टू थ्रो अवे GARBAZE। क्लियर? 5 to 8 इक्वल टू है गिव अवे स्मोकिंग। क्लियर? और लास्ट में लिखा है 213 इक्वल टू आपके पास है स्मोकिंग इज हार्मफुल। हार्मफुल। अब वो कह रहा है कि इसमें
गिव का कोड क्या है। तो हम ये देखते हैं कि पहले इन दोनों में कॉमन अंक और कॉमन लेटर कौन है। इन दोनों में कॉमन कौन था, 5। इन दोनों में कॉमन कौन है, अवे। तो अवे का कोड क्या आ गया, 5। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन है 2 और 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2। तो हम कहेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, स्मोक। इनके नीचे डबल अंडरलाइन कर लो, स्मोकिंग। इसके नीचे क्या आ गया, स्मोकिंग। हमें पता लग गया है कि 5 का कोड, 2 का कोड हमें पता लग गया। हमें गिव का कोड बताना है। तो यहां बचा 8, यहां बचा है गिव। तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, एज ई गिव। तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक, अगला ये कह रहा है कि आपके पास कि ये आपके पास से क्या है जी, कथन और निगमन, न्याय निगमन कहते हैं इसको, आपके पास है। सभी बैंक कॉलेज है, सभी बैंक क्या है, कॉलेज है। ये बैंक आपके पास है और ये क्या है जी, आपके पास से कॉलेज है। कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज क्या है, स्कूल है। ये इसमें डायग्राम में दे रखा है। अब इसका निष्कर्ष, कोई बैंक स्कूल नहीं है। तो ये बैंक है और स्कूल है, ये आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं हो रहे, कोई टच नहीं करे तो कोई बैंक स्कूल नहीं है, ये बात तो ठीक है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही है बात है। कुछ है और कुछ नहीं, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, अगला, एक लड़की एक का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की है जी, एक क्या है, कोई गर्ल है, इसका विपिन परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है, विपिन परिचय दे रहा है। ठीक, कि इसकी माता, इसकी क्या माता, मेरी सास, मेरी सास, इसकी जो माता है वो मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। मतलब हुआ क्या, इसकी जो माता है वो इसकी सास है। ये दोनों एक ही लेडी हैं, इसकी माता और इसकी सास, एक ही बात हुई आपके पास। ठीक है, तो विपिन का सीधी सी बात है कि ये इसकी सास की बेटी, इनकी इसकी पत्नी हुई। इसकी ये क्या हो गया जी, पत्नी, और इसका क्या हो गया, पति। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक, अगला, अगला आपके पास है कि कह रहा है कि 8, अगला क्या दे रहा है जी आपके पास, 8, 18, 45, 143 क्वेश्चन मार्क। तो कैसे कैसे ये होगा, देखो ये बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, 8 गुणा के 1 प्लस 10 कितना हो सकता है जी, 18। 18 गुणा के 2 प्लस आपके पास क्या हो सकता है, 9। अब कर लो, 18 दूना कितना, 36, 36 और 9 कितना होता है, 45। ठीक, अगला आपके पास 45 गुणा के 3 प्लस 8, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 143। अगला 143 गुणा के 4 प्लस कितना, 7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 579 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 579। तो आंसर कौन सा होने वाला, ए वाला। क्लियर, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन क्लियर। थैंक यू।